वंदे मां शारदे। संस्कृत ज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। समास प्रकरण चल रहा है और उसमें है आपके 4 विकल्प दिए हुए, प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न के अंदर 4 विकल्प हैं, उनमें से एक विकल्प सही है। और ऐसे प्रश्न जो हैं आते ही हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आते ही हैं। ध्यान से देखिए, उसमें हम सारे ही नियम लेकर चले हैं। उसमें एग्जाम्पल से भी लिया है हमने और उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी लिया है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे और आप सफलता पाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, किस समास में पहला पद प्रधान तथा अव्ययी होता है? पहला पद प्रधान और अव्ययी हो, साथ साथ 2 पद होते हैं। समस्त पद होता है, समस्त पद में 2 पद जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें पहला पद प्रधान भी हो और अव्ययी हो। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। ठीक है, तो कौन सा समास होता है वो? अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, किस समास में अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है? ठीक है, यानी 3 पद होते, उसमें 2 पद होते हैं, लेकिन 2 के अलावा दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता, लेकिन होता कौन सा? तीसरा पद, यानी अन्य पद प्रधान होता है। संज्ञा विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए, दिगु दे रखा है, अव्ययीभाव दे रखा है, कर्मधारय दे रखा है, बहुव्रीहि दे रखा है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अपने दिमागी घोड़े दौड़ाइए। दिगु समास हमने पढ़ा है कि कहाँ होता है? संख्यावाचक होता है। अव्ययीभाव में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या होता है? हम उसमें विशेषण और विशेष्य का योग होता है, उपमेय उपमान का योग होता है। लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद प्रधान होता है, ना पहला ना दूसरा, बल्कि कौन सा? तीसरा। क्योंकि विग्रह करने में हम निकालते हैं तो हमें तीसरा पद प्रधान मिलता है। तो हमारा आंसर यहाँ मिल गया हमें, बहुव्रीहि समास। किस समास में अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास है आपका। द्वंद्व समास का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा क्या है? द्वंद्व समास का सही उदाहरण। देखिए द्वंद्व समास की क्या पहचान है? द्वंद्व समास में मैंने बताया था आपको, 2 पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, वो डैश टाइप का होता है, उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। चिन्ह का ज्ञान भी कराएंगे आपको, विराम चिन्ह के जो कराएंगे, विराम चिन्ह में किस किस तरह कहाँ कहाँ चिन्ह लगाए जाते हैं। ये मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे करते हैं, लेकिन आप उसको सीखेंगे तो ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे। तो क्या है? योजक चिन्ह होता है उसमें। अब आप देखिए, लेकिन योजक चिन्ह के साथ साथ हमें उसका हिंदी अर्थ भी निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं खाली योजक चिन्ह देख के हम करते हैं हाँ भाई ये अब द्वंद्व समास है, ऐसा नहीं है। देखिए पहला हमने लिया है हाथों हाथ, चलते चलते। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर क्या है? ये दोनों संज्ञा शब्द हैं यहाँ पर, माता पिता। और चलते चलते ये क्या है? दोनों क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? हमारा द्वंद्व समास नहीं हो सकता। इसलिए हमने दोनों एग्जाम्पल इस तरीके के लिए कि आपको अंतर भी बताई जाए साथ साथ। और उनमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका आप विग्रह कर रहे हैं, ठीक है, चलते और चलते हमने पढ़ा ही नहीं है, ना कोई शब्द है ऐसा जिसमें हम लिखें चलते और चलते, चलते तथा चलते, नहीं। तो हमारा वैसे ही रॉन्ग है। यहाँ पर योजक चिन्ह होने के बाद भी ये रॉन्ग है हमारा। अब सही कौन सा है? माता पिता, यानी माता और पिता, माता तथा पिता। प्रतिशत, तो प्रति क्या है? यहाँ पे अव्यय है, तो ये भी नहीं हुआ आपका, तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा कौन सा क्या है? द्वंद्व समास का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो द्वंद्व समास का कौन सा है हमारा उदाहरण? माता पिता, यानी माता और पिता हमने विग्रह कर लिया। अब 4 ऑप्शन हमारे सामने, तो चारों को हम अपने दिमाग से देखेंगे कि हाँ भाई पहले में ये है, दूसरे में ये है, इसकी डेफिनेशन ये है। ठीक है, जो हमने पहचान आपको बताई है, तो उसके आधार पर हम देखेंगे तो हम पता लगेगा इसमें आपका द्वंद्व समास है। आगे देखिए, निम्नलिखित पदों में किस पद में बहुव्रीहि समास है? बहुव्रीहि में बताया आपको कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, 2 पद होते हैं और तीसरा जो है प्रधान होकर निकल के आता है। कैसे? त्रिभुवन, 3 भुवन। ठीक है, ये 3 भुवनों का समाहार। 3 से क्या हुआ? द्विगु समास हो गया। दिन रात, दिन और रात, द्वंद्व समास हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये भी नहीं है हमारा। अब हमारा बहुव्रीहि समास कौन सा है? सुरेश्वर। कैसे है? देखिए आप, सुरों का ईश्वर है जो, अर्थात सुरेश्वर किसको कहा जाता है? इंद्र के लिए कहा जाता है, अर्थात इंद्र। तो यहाँ पर हमें तीसरा पद प्रधान मिल गया, तो हमारा समास कौन सा हुआ यहाँ पर? बहुव्रीहि समास। इस तरीके से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को के जो सही उत्तर है हम दे सकते हैं। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक कहाँ होता है? पहचानिए आप। तत्पुरुष में नहीं। तत्पुरुष किस पर आधारित होता है? विभक्ति पर आधारित होता है। द्वितीय व्यक्ति यानी कर्म से लेकर के, कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष तक होता है। और बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है।
ठीक है, पहला पद संख्यावाचक कह रहा है हमसे। कर्मधारय समास में भी नहीं होता, काहे में होता है? द्विगु समास में। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जाना, यहाँ पर द्विगु समास है। आगे बहुविकल्पी देखिए। निम्नलिखित में किस पद में द्विगु समास है? अब हमें देखना द्विगु समास, हमारे दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या है? क्या होता है? संख्यावाची। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए पूरी तरीके से। द्विगु समास जो है वो, उसका पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। तो अब हमारा पहला एग्जाम्पल है पीताम्बर, पीला वस्त्र नहीं है। नीलकमल, नीला कमल, नीला है जो कमल, पीत है जो अंबर। सतसई यानी 100, 100 किसका समूह? 100 दोहों का समूह सत्सई कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर 100 दोहों का समूह, तो क्या कहलाएगा? सत्सई आएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, ये क्या में आएगा? द्विगु समास में। आजीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन भर क्या होगा इसका? हमने विग्रह किया, जीवन भर काहे में आता है? अव्ययभाव समास में। तो सत्सई काहे में आएगा? हमारा द्विगु समास का उदाहरण है। समस्त पद किसे कहते हैं? अब देखिए, वैसे तो पढ़ा है आपने समस्त पद, प्रश्न भी आ सकता है समस्त पद क्या है? विग्रह को कहते हैं? नहीं, विग्रह तो उसको तोड़ा जाता है, समस्त पद को हम तोड़ कर विग्रह करते हैं। समास युक्त शब्द को, जिसमें समास युक्त हो, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? हम, वो हमारा क्या कहलाता है? समस्त पद। समस्त पद क्या होता है? समास युक्त शब्द, इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। पूर्व पद को नहीं कहेंगे, क्योंकि दो पद होते हैं इसमें। पहला पद तो पहले पद से समस्त पद बन ही नहीं सकता, पूर्व पद भी हो उत्तर पद भी हो, तब मिलकर के बनता है हमारा समस्त पद। अब हमने दिया है को समास के नाम को, समास के नाम को भी हम समस्त पद नहीं कह सकते, क्योंकि समास का नाम पहले हम विग्रह करेंगे, पूर्व पद बताएंगे, उत्तर पद बताएंगे, उसके बाद हम समास का नाम बताएंगे। आगे देखिए, किस समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होता है? योजक चिन्ह बता चुके हैं हम आपको कई बार, तो बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा। योजक चिन्ह किसमें होता है? द्वंद्व समास में, तत्पुरुष समास में, अव्ययभाव में, द्विगु समास में। देखिए, ना तो तत्पुरुष में होता है, विभक्ति का लोप होता है। अव्ययभाव में पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, प्रधान भी होता है। द्विगु समास में संख्यावाची होता है। अब बचा कौन सा हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? योजक चिन्ह लगा होता है, उससे हम पहचानते हैं कि कौन सा समास है? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख। आगे अगला एग्जाम्पल, किस पद में कर्मधारय समास है? देखिए, हमने 4 एग्जाम्पल लिए, अब आपको पहचानना है इसमें कर्मधारय किस में है। प्रत्येक, प्रत्येक यानी हर एक, किसमें आ गया हमारा? प्रति और एक, प्रत्येक, हर एक, काहे में आया? अव्ययभाव समास में। तो प्रति शब्द क्या है? अव्यय है, लेकिन प्रधान भी है। बाणाहत, बाण से आहत, से काहे में आ गया? तत्पुरुष समास में आ गया, ये भी नहीं है। नील गाय, ठीक है, नीली है जो गाय, तो पहला पद क्या हमारा? विशेषण है, इससे हम पहचान जाएंगे क्या हमारा? कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की क्या पहचान करी थी हमने आपको? जैसे पहला पद विशेषण होता है। नेक्स्ट, सुख दुख, सुख और दुख क्या है? ये योजक चिन्ह है, इससे तो वैसे ही नहीं लगता कि क्या है समास। ये तो द्वंद्व समास है, पूछ रहे हैं हमसे कर्मधारय, तो कर्मधारय का एग्जाम्पल कौन सा है? नील गाय। किस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर तीसरा पद प्रधान होता है? देखिए, ना पहला प्रधान होता है, ना दूसरा, ना पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? तीसरा होता है। किस में होता है? द्विगु समास में, द्वंद्व समास में, अव्ययभाव समास में, बहुव्रीहि समास में। देखिए, द्विगु समास संख्यावाचक, द्वंद्व समास योजक चिन्ह, अव्ययभाव जो पहला पद है वो प्रधान भी होता है और अव्यय भी होता है। बचा कौन सा? बहुव्रीहि समास। यानी बहुव्रीहि समास में क्या होता है हमारा? तीसरा पद प्रधान होकर आता है, ना पहला प्रधान होता है, ना दूसरा प्रधान होता है, तीसरा कौन सा? बहुव्रीहि। आगे बाकी एग्जाम्पल देखिए, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास छांटिए। देखिए, कई सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने, 4 हैं और 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक छांट के बताना है किसमें तत्पुरुष समास है। अब आप इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करके समस्त पद दे रखे, विग्रह करेंगे, विग्रह करके हम पहचानेंगे इसमें तत्पुरुष समास कौन सा है। चौराहा यानी 4 राहें, कौन सा हो गया? द्विगु हो गया भाई, पहला पद संख्यावाचक हो गया, भी नहीं है। दिन रात योजक चिन्ह है, द्वंद्व समास हो गया, दिन और रात। सुखदायक, सुख को देने वाला, ठीक है, सुखदायक माने सुख को देने वाला, तो सुखदायक को से यहाँ पर कौन सा हो गया? कर्म तत्पुरुष हो गया आपका। सुखदायक में
कर्म तत्पुरुष। अब अगला है मित्र द्रोही। मित्र से द्रोह करने वाला कोई विशेष व्यक्ति विशेष, तो उसमें क्या होगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने खाली मित्र द्रोह आता है तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास होगा। कैसे होगा? मित्र द्रोह, मित्र से द्रोह करना, ठीक है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। लेकिन मित्र द्रोही है तो मित्र से द्रोह करने वाला व्यक्ति विशेष, तो क्या होगा आपका? तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन हमें केवल एक पूछा है, तत्पुरुष पूछा है, तो हम यहाँ पे ये इसका जवाब ये देंगे, यानी सुखदायक, सुख को देने वाला तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। और मित्रद्रोही में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़िए, अगला एग्जाम्पल। किस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है? विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान कहाँ होता है? कौन सी समास में होता है? एकदम दिमागी घोड़े दौड़ाइए, सोचिए हमने कहाँ पढ़ाया था, तो आपको फौरन याद आएगा कर्मधारय समास में। अब इसमें विग्रह करके देखते आइए, अव्यय भाव में होता है? नहीं, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय, पहला पद अव्यय भी होता है, प्रधान भी होता है, अव्यय भाव हो गया। बहुव्रीहि में क्या होता है? तीसरा पद होता है विशेष, तीसरा पद जो है वो संज्ञा विशेषण कहलाता है, तो इसमें भी नहीं है, ना पहला प्रधान होता है ना दूसरा, बल्कि तीसरा होता है। और उत्तर पद और पूर्व पद किसमें विशेष होता है? मतलब जो पूर्व पद है वो विशेषण हो और उत्तर पद है वो विशेष्य हो, तो किसमें होगा? कर्मधारय समास में। और द्वंद्व समास में हमने क्या बताया था आपको? और शब्द का लोप होता है, यानी योजक चिन्ह लगा होता है, तो द्वंद्व समास भी नहीं है। तो पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य कर्मधारय समास में होता है। किस पद में अव्यय भाव समास है? अब ये 4 दे रखे हैं आपको एक सामने एग्जाम्पल, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है जो आपका अव्यय भाव का उदाहरण है। त्रिदोष, 3 दोष, ये भी संख्यावाची हो गया। कौन सा हो गया ये? द्विगु समास। आजन्म, जन्म तक यानी जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन भर, जीवन पर्यंत, कौन सा हुआ? अव्यय भाव समास। देवालय, देव के लिए आलय, देव का आलय, तो क्या हुआ? यहाँ भी नहीं है, तत्पुरुष समास है। अनाथ, नैनाथ, यहाँ पर हो गया अलुक तत्पुरुष समास, ये भी नहीं है। तब अव्यय भाव का एग्जाम्पल कौन सा है आपका? आजन्म, यानी जन्म पर्यंत, तो आजन्म में हुआ हमारा अव्यय भाव समास। किस समास में विभक्ति लोप होता है? हम सभी जानते हैं किसमें होता है? कारक के चिन्ह होते हैं, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक से लेकर के अधिकरण तक हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है, वहाँ विभक्ति लोप भी होता है। बहुव्रीहि में नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का योग होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है। अब बचा हमारा तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? हमारा विभक्ति लोप होता है। चलिए इसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल और हैं, वो कराते हैं आज हम। देखिए, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष छांटिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अपादान की पहचान क्या है। अपादान की पहचान है आपका अपादान से अलग होना। अपादान तत्पुरुष यानी कि कौन सा है? पंचमी तत्पुरुष में आएगा, पंचमी विभक्ति में आएगा, अपादान से अलग होना, ठीक है। अब आपको इसमें पहचानना है कि इसमें आपका अपादान तत्पुरुष कौन सा है। देखिए, चिंताग्रस्त, चिंता से ग्रस्त, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपादान नहीं है। क्यों? क्योंकि से द्वारा आ रहा है, यहाँ पे से द्वारा के रूप में प्रयोग हुआ है। जलाव्रत, जल से ढका हुआ, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ भी क्या पर है? के द्वारा है, यानी से है, जल से ढका हुआ, यहाँ भी अलग होने से सेंस नहीं आ रहा है। अश्रुपूर्ण, आंसू से पूर्ण, आंसू से पूर्ण, तो यहाँ भी नहीं है। आगे धर्म विमुख, धर्म से विमुख, यानी धर्म से अलग होना, तो धर्म से अलग होना में कौन सा समास आएगा? अपादान तत्पुरुष। तो अब इसको छांटेंगे। देखिए, इस वाले समास में भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से देखना है कि से द्वारा है तो तृतीया तत्पुरुष यानी कर्म तत्पुरुष होगा, और यदि से अलग होना है तो हमारा अपादान तत्पुरुष होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने ऐसा लेके आए हैं कि शायद आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। इसमें जो है ये पूरा पद क्या है? समस्त पद क्या है? यहाँ से यहाँ तक का समस्त पद है। ये यहाँ से शुरू हुआ ये और यहाँ तक का क्या है समस्त पद हमारा? जन गण मन अधिनायक, पूरा समस्त पद है ये। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, पहला पद कौन सा पढ़े कि दूसरा कौन सा कि तीसरा कौन सा है। तीसरा पद तो इसमें सवाल ही नहीं होता, 2 ही पद होते हैं समस्त पद में। अब पहला पद सा है, पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है। देखिए, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम? देखिए, जो हमारे शुरू के जितने होते पद वो हम एक मान लेते हैं, और सबसे लास्ट वाला हमारा उत्तर पद कहलाता है। सबसे आसान तरकीब है, यहाँ से यहाँ तक का जन गण मन तक का हमारा पूर्व पद है और अधिनायक हमारा उत्तर पद है।
अब इसमें प्रश्न उसने पूछा है पूर्व पद, उत्तर पद, समास का नाम और समास का विग्रह बताइए। तो इसमें पूर्व पद क्या है? पूर्व पद हमने बताया आपको जन गण मन, ये पूरा पूर्व पद है। उत्तर पद क्या है? क्या बचा हमारे पास में? अधिनायक। ये अधिनायक कौन सा हुआ? उत्तर पद हुआ। यानी जन गण मन पूर्व पद हुआ और अधिनायक उत्तर पद हुआ। समास का नाम बताइए। समास का नाम संबंध तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष हमारा कैसे आया? देखिए आप विग्रह करके समझिए। समास विग्रह, विग्रह में कैसे क्या है? जन गण मन का अधिनायक, का की के कहाँ पर आता है? संबंध तत्पुरुष में। ठीक है, षष्ठी विभक्ति में आता है कारक के चिन्ह में, का की के यानी संबंध तत्पुरुष। छठी विभक्ति आ गई, 6 पे कौन सा आया? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से लगुना और संबंध का की के, तो संबंध तत्पुरुष है यहाँ पर हमारा। तो इस तरीके से हमने आपको ये बहुत ही या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो ये भी आपको एग्जाम्पल करा दिया है आपको। और बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके हो चुके हैं। और आज हिंदी की जो समास हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं और कल हम आपको कराएंगे संस्कृत के समास। तो देखिए पहले हमने बताया था वो सरल से जटिल की ओर, पहले हमने सरल करा दिया आपको। सरल से आपको डेफिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन उसके थोड़े से रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे। संस्कृत के शब्द थोड़े से कठिन हैं, लेकिन उनको समझना आपको ज़रूरी है। ठीक है, देखते जाइए, समझेंगे, आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं होता है, सब आसानी होता है जब पढ़ते हैं हम तो। चलिए अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।